हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दीपक लक्ष्य हब ऑनलाइन यूट्यूब की क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ऐसा विषय जो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक होगा अवहट्ट। उसके विषय में हम बृहद चर्चा करेंगे, गहराई से उसको जानेंगे, समझेंगे। आज के सत्र की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, नए हैं, तो कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको भी महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी परीक्षा में ये कक्षाएं लाभदायक सिद्ध होती रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के बेहद खूबसूरत सत्र की। अवहट्ट अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी के बीच की भाषा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यानी अवहट्ट क्या है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, इन दोनों के बीच की क्या है? एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कुछ विद्वानों ने उत्तरकालीन अपभ्रंश को अवहट्ट कहा है। किसको कहा है? उत्तरकालीन अपभ्रंश को। नामवर सिंह ने परवर्ती अपभ्रंश के लिए, परवर्ती मतलब बाद के लिए, अवहट्ट शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया था। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है कि भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? तो अवहट्ट कहा है। वस्तुतः डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी आदि विद्वानों का मत सही है कि अपभ्रंश काल की समाप्ति और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के स्वरूप ग्रहण के काल की संक्रांतिकालीन भाषा कैसी है? अवहट्ट है। और अवहट्ट अपभ्रंश से भिन्न भाषा थी, अथवा अपभ्रंश का ही दूसरा नाम है। इस संबंध में क्या है? विवाद देखने को मिलता है। अर्थात क्या है कि विद्वान एकमत नहीं हैं। विद्यापति की कीर्तिलता में स्पष्ट रूप से अवहट्ट शब्द का प्रयोग मिलता है। यानी विद्यापति हैं और इनकी रचना कौन सी है? कीर्तिलता, जिसमें क्या है? स्पष्ट रूप से अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे, बहुत ही अच्छा उदाहरण विद्यापति की रचना का है। देशिल बैना सब जन मिट्टा, तय तय सन जपवो अवहट्टा। विद्यापति ने देसी वचन और अवहट्ट को एक मानकर जन सामान्य में प्रचलित साहित्यिक भाषा के रूप में अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात इस काव्य पंक्ति का मतलब क्या है जिसको विद्यापति जी ने प्रयोग किया है कि ऐसी वाणी जो देशी भाषा में बोली जाती थी और देशी लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती थी, जो बहुत मीठी होती थी, उसी को क्या है विद्वान लोग अवहट्ट कहते हैं। गोपाल राय ने हिंदी भाषा का विकास में लिखा है क्या? 11वीं सदी के आरंभ में अब्दुल रहमान ने अपभ्रंश के लिए अवहट्ट शब्द प्रथम बार प्रयोग किया है। यानी 11वीं सदी में। और कवि कौन है? अब्दुल रहमान। इन्होंने क्या किया है? अपभ्रंश भाषा के लिए अवहट्ट शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। इस प्रकार अब्दुल रहमान अवहट्ट शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है कि अब्दुल रहमान ऐसे कवि हैं जिन्होंने अवहट्ट शब्द का प्रयोग करने के लिए पहली बार जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा है। किसने? अब्दुल रहमान जी ने। बाद में 14वीं सदी के आरंभ में ज्योतिरीश्वर ठाकुर और उसी शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यापति ने अवहट्ट शब्द का प्रयोग
किया है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अवहट्ट के समय के विषय में लिखा है कि अवहट्ट काल 900 से 1100 ईस्वी या थोड़ा बाद तक निश्चित किया जाता है। साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा है। यानी क्या है, अवहट्ट काल का जो भाषा का प्रयोग का समय है वो 14वीं सदी तक चलता रहता है। तत्पश्चात अब हम अवहट्ट की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी कैसे हम पहचानेंगे कि अवहट्ट भाषा है या नहीं है, तो उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उन पर हम अब प्रकाश डालेंगे। हरदेव बाहरी ने अवहट्ट की क्या है निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं, जैसे कि अय औ दो नई स्वर ध्वनियाँ अवहट्ट में विकसित हुई हैं, तथा डा और ढा ये भी क्या है नई ध्वनियाँ अवहट्ट में आई हैं। और ऋषि ऋषि, शश षटकोण और साशे सलजम, आधा नाहा और आधा माहा, आधा लाहा और आधा राहा की स्थिति अपभ्रंश के समान रही है। और शाह पूरब में शाह और पश्चिम में खा बोला जाता है। स्वर गुच्छों में संकोच हुआ है, जैसे सुन्नार, सुन्न आर, स्वर्णकार, यानी इसका क्या है धीरे धीरे आगे चल करके विस्तार होता है, विकास होता है। जहाँ शब्द में एकाधिक छोटी ई छोटा ऊ पास पास थे, वहाँ एक स्वर की ही स्थिति रही है, जैसे कि हरणीय, गृहिणी, विवाह, विविध आदि। और स्त्रीलिंग शब्दों में अंत्य बड़ा आ का लोप हो गया है, जैसे लाज और लज्जा। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन पर भी हम नज़र डालेंगे, जैसे अनुनासिक स्वर निरनुनासिक एवं कहीं निरनुनासिक अनुनासिक हुआ है। क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अवहट्ट में खूब देखने को मिलती है। पूरब में डा और ढा ला का प्रयोग हुआ है। संज्ञा का रूप सरल हुआ है। उसके उपरांत इसकी और कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि एह, ओह, जेह, केह नए सर्वनाम विकसित हुए हैं, किसमें अवहट्ट में। सत्थि हिंदी साथ, संग, सो, लग्य, लाग से लिए, तह ब्रज भाषा में तय से संबंध का अवहट्ट के ये क्या है नए परसर्ग हैं। परसर्ग मतलब कि कारक जिसको आप कहते हैं। फिर है परंपरागत तद्भव शब्दों का बाहुल्य पाया जाता है, यानी क्या है अवहट्ट में अधिकांशतः शब्द कैसे होते हैं तद्भव होते हैं। तत्सम एवं विदेशी जैसे कि अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग बढ़ता गया है। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण बात अब इस अवहट्ट के विकास में देखने को मिलेगी आपको, जो वो है अवहट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनके रचनाकार कौन हैं। तो पहली रचना है संदेश राशक, और इसके रचनाकार कौन हैं अब्दुल रहमान, और ये क्या है श्रृंगार प्रधान काव्य है, और ये क्या है दूत काव्य है। फिर अगला है दूसरी रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और इसके रचनाकार कौन हैं दामोदर शर्मा, और ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण का विषय क्या है ये व्याकरण का ग्रंथ माना गया है। फिर अगली रचना है वर्ण रत्नाकर, इसके लेखक कौन है ज्योतिर्विशर ठाकुर, और ये वर्ण रत्नाकर क्या है शब्दकोश है, और ये गद्य रचना है। फिर है अगली रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जो कि विद्यापत की है। कीर्तिलता ये क्या है चरित्र काव्य है, और इसको ऐतिहासिक काव्य भी माना गया है। कीर्ति पताका राजा कीर्ति सिंह के शौर्य का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अगले जो कवि हैं और अगली जो रचना है अवहट्ट की वो है ज्ञानेश्वरी, और इसके रचनाकार कौन हैं संत ज्ञानेश्वर, और ये क्या है श्रीमद् भागवत की टीका के रूप में लिखी गई है।
अगली रचना है राउल वेल, जिसके रचनाकार कौन है? रोड़ा नामक कवि। और ये क्या है? चंपू काव्य है, जो कि गद्य पद्य मिश्रित है। फिर अगली रचना है प्राकृत पैंगलम, और इसके रचनाकार कौन है? विद्याधर। और ये क्या है? छंद ग्रंथ है, यानी इसका मूल विषय क्या है? छंदों पर आधारित है। पुरातन प्रबंध संग्रह, चर्यापद, नेमिनाथ चौपाई, थूलिभद्द फाग इत्यादि अन्य रचनाओं में भी अवहट्ट के अंश देखे जा सकते हैं। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट कहा है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को क्या कहा है? तो अवहट्ट कहा है। उक्त व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है, और अब्दुल रहमान ने अवहट्ट के कवियों को नमस्कार किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने इस कक्षा के अंतर्गत अवहट्ट भाषा के विकास, उसकी विशेषताएं और अवहट्ट की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार को विस्तृत रूप में जाना समझा। मैं आशा करता हूं कि आपको कक्षा अवश्य पसंद आएगी। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को अपने दोस्तों में, साथियों में शेयर जरूर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य छोड़ें, ताकि अगली कक्षा को लाने में हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो। मिलते हैं आप सभी को अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।